पेश है गुड मॉर्निंग JNK। के बारे में बात करेंगे। अब इतना अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, आदाब। गुड मॉर्निंग JNK के एक और ताज़ा शुमारे में आप सभी देखने वालों का इस्तकबाल। मैं रहूंगी आज के इस प्रोग्राम में आपकी मेजबान इकरा खून, और मैं रहूंगा आपके साथ अशफाक हाफजी। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं हर सुबह की तरह कि आप सभी देखने वाले खुश खुर्रम होंगे, बसेहत व सलामत होंगे, बखैर व आफियत होंगे और अपने ज़िंदगी के नेक मामलात में रवा दवा होंगे। आज भी हस्ब दस्तूर हम आपकी खिदमत में हाजिर है। आपका जो मनपसंद प्रोग्राम है उसका आज का ताज़ा शुमारा लेकर हम आ गए हैं। और नाज़रीन मोहतरम, इंतज़ार होता है आप लोगों को कि जब भी सुबह हम आते हैं कुछ न कुछ खास हमारे लिए लाया होगा, हमारे साथ कुछ खास बातें होंगी, दिन के हवाले से बातें होंगी, मौजू के हवाले से बातें होंगी, मेहमान के हवाले से बातें होंगी, सड़क शहरों के हवाले से बातें होंगी। ये तो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है और ये ज़रूरी है हमारे नाज़रीन तक पहुँचाना। आज भी हम इस तरह का सिलसिला वो जारी रखेंगे। और जिस तरह से नाज़रीन मोहतरम आप भी जानते हैं कि आपको इंतजार रहता है प्रोग्राम में मौसम के हवाले से मालूमात हम आप तक पहुंचाएं और इसके अलावा जो शहराओं का हाल है इस हवाले से भी तफसीलन मालूमात आप तक पहुंचाएंगे। नंबरात भी हम आप तक पहुंचाते हैं। मेरे ख्याल से अशफाक ने इस हवाले से बात तो की होगी, है ना? सही बात। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट को कॉल तो किया होगा। डेफिनेटली उनको भी कॉल किया है, मौसम के हवाले से भी जानकारी रखें और उसके साथ साथ आज दिन के हवाले से भी कुछ जानकारियां हैं। मैं सबसे पहले वही अपने नाज़रीन तक पहुंचाना चाहूंगा। जो आज का दिन है आलमी सतह पर मनाया जाता है और जिसे ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे के नाम से जाना जाता है। ये मई में होता है और थर्ड थर्सडे को मनाया जाता है, यानी पहली से थर्सडे नहीं, पच्चीस ब्याक ब्रेसवार की न्यूज़न त्रेमा तमदोची मनानो खुसूसी। और इस दिन के हवाले से मैं आपको बताता चलूं, जो तारीख है वो 2012 से शुरू हो गई। इस वजह से शुरू की गई ताकि जो ग्लोबल एक्सेस है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, जो भी डिजिटल वर्ल्ड है वैसे लोगों को भी इसकी एक्सेसिबिलिटी मिल जाए जो शायद ऐसे जिस्मानी तौर से या उनकी आंखों में ऐसी बीनाई ना हो, देख ना सके, पर उन तक इन चीज़ों को पहुंचाना लाजमी हो, वो भी इस चीज़ को एक्सेस करें। क्योंकि इंटरनेट में खूबसूरती है, आप मुताला कर सकते हैं, चीज़ों को दुनिया से जोड़ सकते हैं और उन अशखास तक भी पहुंचाना ज़रूरी है जिन तक कुछ मुश्किलातों का सामना हो, पर उन्हें भी इस चीज़ का हक है। उनके लिए अवेयरनेस क्रिएट की जाए और उन तक इंटरनेट को, डिजिटल वर्ल्ड को पहुंचाया जाए। ये आज के दिन के हवाले से खास बात थी। और उसके साथ साथ आप देखिए इकरा, इसी दिन के हवाले से मुझे ऐसी चीज़ें याद आई कि अक्सर जब इंसान किसी मुसीबत में, किसी चीज में या किसी आजमाइश में मुब्तला होता है, वो अपने आप को मायूस पाता है और मायूसी के बाद वो फिर नेगेटिविटी में चला जाता है, मनफी सोच रखता है और उसके बाद अपने तकालीफों को बढ़ा देता है। पर ऐसी हकीकत तो है नहीं। आप देखें, मैं आप लोगों के सामने एक मिसाल रखूंगा, चूंकि ऑफ द कैमरा मैं एकरा से भी ये बात कर रहा था। ये बहुत ही खूबसूरत एक दानिश्वर का एक कॉल ही है और उन्होंने कहा था कि अगर आप दूध को देखते हैं तो दूध एक कीमती चीज है, पर जब ये खराब होने लगता है तो ये दही बनता है, तो ये और ज्यादा कीमती हो जाता है। और दही और खराब हो जाए तो वो पनीर बन जाती है, पनीर उससे भी ज्यादा कीमती होती है। और आप कभी ये नहीं सोचे कि आपसे कोई गलती हुई हो, मिस्टेक हुई हो, या आप ऐसी चीज में जा रहे हैं, आपकी उम्र ज्यादा जब बढ़ती है तो तजुर्बे बढ़ते हैं, आपकी खामियां जो है वो कम हो जाती हैं, आप और ज्यादा पक्के हो जाते हैं और वही दूध और पनीर की तरह आपकी कीमत और ज्यादा बढ़ती है। बहुत खूबसूरत बात करी आपने अशफाक, और जो आपने आज के इस खास दिन के हवाले से जिक्र छेड़ा जी।
इसको हम GAAD के नाम से जानते हैं, गार्ड के नाम से जानते हैं। जी जी। ये दिन नाज़रीन मोहतरम इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं पूरी दुनिया में कि आजकल हम लोग फिंगर टिप्स पे, वो कहते हैं ना कि फिंगर टिप्स पे आज दुनिया है। आप इंटरनेट खोले, आप सारी चीजें देख सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतों से नवाजा है, देखने, बोलने, जानने, समझने, परखने की सलाहियत से नवाजा है। लेकिन कुछ ऐसे अशखास हमारे इर्द गिर्द जो गालिबन किसी न किसी सलाहियत से महरूम है। जी जी। आज का दिन हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि हम वो एक्सेसिबिलिटी उन तमाम लोगों को दें, एक ऐसी एप्लीकेशन को डिजाइन किया जाए उन लोगों के लिए जिनका वो इस्तेमाल कर सकें और उनके लिए इस्तेमाल करना आसान हो। ये हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब पर जिम्मेदारी आयद होती है। जहां हम इंक्लूसिविटी का जिक्र करते हैं कि हम सब इस समाज में रहते हैं तो यकजहती के साथ रहें, तो ऐसे में जब हम अपना ख्याल रखते हैं, हमें दूसरों का भी ख्याल रखना लाजमी है। तो ये दिन इसी और इशारा करता है कि अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं जो बड़ा ही आसान है हम सब के लिए इस्तेमाल करना, साथ में हम तरतीब दे इस तरह की एप्लीकेशन, इस तरह की टेक्नोलॉजी जो ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल करना आसान हो। और सही बात भी है और इस पर काम भी हो रहा है। आप देखिए, अपने मोबाइल फोन को आप लें तो कभी कभी आपको अचानक से ये ऑप्शन तो दिख ही जाता है कि टॉक बैक ऑन हो जाता है। तो वो बेसिकली वैसे ही अशखास के लिए है ना, आपके लिए असिस्टेंट्स होते हैं, चाहे गूगल का हो चाहे सीरी का हो। तो ये फिर जरूरी है एक्सेसिबिलिटी इन चीजों की रखना ताकि ये उन अशखास तक पहुंचे जिन्हें इस चीज की जरूरत है। और खैर नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम को और आगे मजीद बढ़ाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं शहरों के हवाले से और मौसम के हवाले से हालचाल। मौसम के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि श्रीनगर में आज मौसम खुशगवार रहेगा, जम्मू में भी आज मौसम खुशगवार रहेगा। श्रीनगर के दर्जा हरारत की बात करें तो श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेल्सियस, वहीं कम से कम 11 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री यानी 39 डिग्री सेल्सियस, उसके साथ साथ कम से कम 21 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। नाज़रीन मोहतरम, शहरों के हवाले से आपको बताते चलें कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर आज छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त मिली है, वहीं बड़ी गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की ओर रवाना किया जाएगा। उसके साथ साथ श्रीनगर सोनमरगुमरी रोड पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को श्रीनगर से कारगिल जाने की इजाज़त मिली है। मुगल रोड पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त मिली है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल रूम से ज़रूर राब्ता कायम करें। ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबरात आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अभी दस्तियाब है, उसके साथ साथ बाद में भी स्क्रॉल होते रहेंगे। लेकिन आगाज में कुछ और भी सौगातें हमारे नाजरीन के लिए होती हैं, क्या कुछ खास है आज? नाज़रीन मोहतरम, आपको इंतजार होगा कि प्रोग्राम में जो खूबसूरत सी सौगात हम आप तक पहुंचाते हैं, आज किन का इंतखाब है, किन की आवाज का इंतखाब है। जी, बहुत ही मायनाज गुलकार है और खूबसूरत आवाज रखते हैं, खूबसूरत आवाज के मालिक हैं। आप जानते हैं उनका जो सॉन्ग है अमूमन आप प्रोग्राम में सुनते हैं आगाज में, राजा बिलाल साहब। आइए राजा बिलाल साहब की खूबसूरत और खुशलहन आवाज में ये खूबसूरत सा कलाम सुनते हैं।
पथरस फर्श मखमल शाल मारन बुकर सई पोश वर्षुन जाई जाए बुकर सई पोश वर्षुन जाई जाए ये बोझी म्यों दिलबर ये बोझी म्यों दिलबर छाए छाए गजल पर बुलबुला अज़म्यानी त्राए तमीस पे ठिकिंचु ओरुक नूर परतौ तमीस पे ठिकिंचु ओरुक नूर परतौ बुरोजस हम कदम तस साय साए बुरोजस हम कदम तस साय साए ये बोझी म्यों दिलबर ये बोझी म्यों दिलबर छाए छाए गजल पर बुलबुला अज़म्यानी त्राए छुतमी सुंद नाक्षेपा म्यानन छन्मास छुतमी सुंद नाक्षेपा म्यानन छन्मास बुवंद सैगाश पादन शाय शाए बुवंद सैगाश पादन शाय शाए ये बोझी म्यों दिलबर ये बोझी म्यों दिलबर छाए छाए गजल पर बुलबुला अज़म्यानी त्राए गजल पर बुलबुला अज़म्यानी त्राए अज़म्यानी त्राए अज़म्यानी त्राए राजा बिलाल साहब की खूबसूरत आवाज़ में आप इस नगमे से महसूस हो रहे थे। बड़ी खुशलैन उनकी आवाज़ है और नाज़रीन मोहतरम आप जानते हैं वक्त हो चला है कि हम आपकी मुलाकात मेहमान से कराएं, पर उससे कबल हम पे कुछ जिम्मेदारियां आयद होती है और उससे पहले भी हम रोज़ आपको बताते हैं कि जब भी आप हमें देखते हैं सिर्फ टीवी पर नहीं बल्कि यूट्यूब पर भी हम लोग दस्तयाब होते हैं, तो यूट्यूब ज़रूर जाया करें, वहाँ पे सर्च बॉक्स में डीडी कशीर को सर्च किया करें और वहाँ पर हमारी चैनल जैसे ही मिलती है उसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन रखा करें। गुड मॉर्निंग जैन के साथ साथ जो बाकी सारे दीगर नशरियात हैं वो भी वहाँ पर दस्तयाब होते हैं और एपिसोड वाइज वो वहाँ पर अपलोड होते रहते हैं। खैर नाज़रीन मोहतरम यहाँ पर रुकते हैं एक वक्फे के लिए, वक्फे के बाद आपकी मुलाकात मेहमान से भी करानी है। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में
और हर घर की हर दीवार में जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। खुशावे तू वुचान पनुन मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। मुबारक तुह अगर तुह अल्लाह ताला सारे सलाहियत दित्मज वुचनच बोजनच सोचनच समझनच तो तम पत कोर तुह कह गोल अचीव तुह कोर कह गोल हासिल मगर बोड मुबारक तुह तेल कि तुह कुन नत कुन सलाहियत निश महरूम मगर तव पत कोर तुह पनुन गोल अचीव तिकाज कि असली कमाल ती आज यम जन सन मेहमान हालांकि यम वुचनच सलाहियत निश महरूम मगर तव पत तिमो ये अचीव कोर्मुत यमुक जन वारिया नौजवान ख्वाब थावान यमो आला तालीम हासिल करमुत तो बे यम सात बड़न जान यूनिवर्सिटियन हिंद हवाले कत करान तथ मज जान यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तयवान अत मज यमो अत यूनिवर्सिटी मज आला तालीम हासिल करमुत PhD कोर्मुत वनकस पोस्ट डॉक करान तो तमे अलाव यम लेक्चरर केंद्र विद्यालय दिल्ली मज। हमारे मेहमान आज के हैं डॉक्टर इशफाक अहमद मागरे साहब। आइए इनका इस्तकबाल करते हैं। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे आज के इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। इशफाक साहब, यूँ तो मेरे जहन में कई सारे सवालात हैं, लेकिन जो दोस्त आपको गालिबन आज पहली मर्तबा देख रहे हैं आपके बारे में जानना चाहते होंगे कि इशफाक साहब कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, किस इलाके से हैं और तालीम और तरबियत का मामला क्या रहा। पहले सभी देखने वालों को और इकरा जी और इशफाक जी आप दोनों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और देखने वाले को भी पहले मैं इकरा जी आपको करेक्शन करना चाहता हूँ। इशफाक नहीं, डॉक्टर इसहाक है। जी। मेरा नाम बेसिकली डॉक्टर इसहाक अहमद मगरे। मैं बिलोंग करता हूं बरेरीपोरा हिंदवारा डिस्ट्रिक्ट कपवारा जम्मू एंड कश्मीर से। क्या बात है। मेरे ख्याल से जहन में इसलिए इशफाक आया क्योंकि साइड में इशफाक ही। जी। तो बेसिकली जो शुरुआती मेरा एजुकेशन है, क्योंकि मैं आपको कहना चाहूंगा तो जो मेरा चाइल्डहुड था जी पहले मैं देख सकता था। अच्छा। आई कैन सी इन द अर्लियर एज। अच्छा। टिल 15 ईयर। 15 साल की उम्र तक आप देख पाते थे। यस, फुल। अच्छा। माशाल्लाह। तो लगभग उसके बाद मैं लगभग 10th तक पहुंच गया था। तो एज यू नो वेरी वेल उस समय कश्मीर में काफी मिलिटेंसी का पीक था और उस समय कश्मीर इतना डेवलप नहीं था। मेरे आइज में हुआ था ग्लूकोमा। ग्लूकोमा का कोई ट्रीटमेंट नहीं था। तो हमको बेसिकली मेरे पेरेंट्स को, खासकर मेरे फादर को देर से पता चला। जी। तो फिर फाइनली जब बहुत ट्रीटमेंट हुआ, फाइनली श्रीनगर में एक उस समय डॉक्टर थे, शायद आप लोगों ने भी नाम सुना होगा, डॉक्टर मंजूर। उन्होंने ही फाइनल बोला इसको RD है, रेटिना डिटैचमेंट। जो ग्लूकोमा है इसका दिल्ली में ही ट्रीटमेंट हो सकता है या इंडिया से बाहर हो सकता है। अच्छा। तो उस समय फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक थी तो होना इम्पॉसिबल था। फाइनली हम दिल्ली गए। दिल्ली में काफी स्ट्रगल किया तो 3 महीने रहा। फाइनली एक्चुअली मुझे सर्जरी नहीं करना था, मुझे करना था लेजर। अच्छा। अगर लेजर किया होता तो आई साइड बैक हो जाता। सर्जरी किया ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, वो सर्जरी फेल हो गया। उस सर्जरी की वजह से जो मुझे सर्जरी से पहले मोर देन 50% दिखता था, वो भी लॉस हो गया। तो फिर उसके बाद आप समझ सकते हैं जो पहले जिसने दुनिया देखी है उसके बाद जब वो ब्लाइंड में आता है तो उसको एक नॉर्मल सोसाइटी में एडजस्ट करना काफी मुश्किल होता है। अल्लाह ताला के जो फैसले होते हैं और उन पर फैसलों पर तो हमारी दस्तरस होती नहीं है, पर जब ऐसे मैंने जब पहले ही मिसाल कही कि अगर दूध खराब होने लगे तो वो दही में तब्दील हो जाता है, और ये बहुत उम्दा मिसाल है मजबूती के लिए। जिस तरह से आपने उस वक्त फिर हिम्मत नहीं हारी, आप लगातार इस पढ़ाई के सिलसिले में, इसको तफसीलन सुनेंगे। पहले जो बचपन का दौर था, किस स्कूल में पढ़ाई की, कहाँ पढ़ाई की, बुनियादी जो पढ़ाई की, उसके बाद जब आपकी 10वीं जमात तक आप पहुंचे थे तो फिर पढ़ाई का सिलसिला कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ा, ये शुरू से सुनेंगे तफसीलन, ताकि वो लोग जो आपको देख रहे हैं उनके लिए इंस्पिरेशनल बने। ठीक है, ऑल राइट जी प्लीज। एक्चुअली हमको भी नहीं पता था, मेरे फादर को भी नहीं पता विजुअली इंपेयर्ड कैसे पढ़ सकता है, क्योंकि एज यू नो वेरी वेल कश्मीर में आज भी थोड़ा, अब तो थोड़ा डेवलपमेंट हो गया है जी। उस समय बहुत अनअवेयरनेस था, सही बात, विजुअली इंपेयर्ड को लेकर, है ना।
जिसको एक दूसरे नजरों से देखते थे लोग। तो फाइनली जब हम चेन्नई गए, चेन्नई में एक डॉक्टर थे, उन्होंने मेरे फादर को एडवाइस किया जी। अब इसका आईसाइड आना मुश्किल है, तो अब ब्लाइंड के लिए एक इंस्टीट्यूशन है दिल्ली में भी और NIVS देहरादून, ठीक। इसको आप 2 जगह शिफ्ट कीजिए। तो मैं बहुत छोटा था, मैंने जाने से इनकार किया। मगर मेरे फादर ने कहा अगर आप नहीं जाओगे अभी इस समय तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी आगे, मुश्किल बढ़ेंगी। हाँ, क्योंकि फिर आपको नहीं पूछेगा कोई। सही बात। तो फाइनली मैंने भी एडजस्ट किया, तो फिर हम दिल्ली गए। दिल्ली हमने कुछ टाइम तक एडजस्टमेंट कोर्स किया, ब्रेल सीखा, फिर मेरा फाइनली NIVS देहरादून में एडमिशन हो गया 2001 में। तब तक आप नॉर्मल स्कूल में तालीम हासिल कर जस्ट 10th तक। 10th तक, लेकिन फिर उसके बाद ब्रेल सिस्टम फिर से पढ़ना एक नई शुरुआत होगी, जाहिर सी बात है। बहुत दिक्कत। तो क्या क्या दिक्कत, क्या क्या दुश्वारी आपने? सबसे पहला दुश्वारी ये था मुझे, मैं विदाउट हेल्प नहीं चल पाता था, क्योंकि मैं तो रिसेंटली ब्लाइंड था, मैंने दुनिया देखी थी। मैं आपको बता देता हूँ, 2 तरीके के विजुअल इम्पेयर्ड होता है। अच्छा। अगर कोई बाई बर्थ है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हुई कैन मूव विदाउट, कहीं भी वो आ जा सकता है। अगर कोई रिसेंटली ब्लाइंड है वो नहीं एडजस्ट कर सकता, वो नहीं कर उसको, हाँ, उसको चाहिए कोई ना कोई। बिल्कुल। तो इसीलिए मुझे कोई ना कोई पर्सन चाहिए। मगर आई वेरी थैंकफुल टू गॉड, स्पेशली माई फादर। फादर ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, टू मच कोऑपरेट किया, और फाइनली मेरा देहरादून में 10th के बजाय 9th में एडमिशन हुआ वापस। उन्होंने कहा CBSE अकॉर्डिंग टू रूल 10th में एडमिशन नहीं हो सकता है, आपको 9th में ही लेना पड़ेगा। तो फाइनली मैंने 2001 में एडमिशन किया 9th, और फाइनली फर्स्ट डिवीजन में मैंने 10th किया, और 12th 2005। क्या बात है। फर्स्ट डिवीजन, फिर मेरा थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो मैंने सोचा अब मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। फिर पेरेंट्स ने कहा नो प्रॉब्लम, हम आपके साथ हैं, स्पेशली फॉर माय फादर। तो फिर मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज में, जो एक रेप्यूटेड कॉलेज है, वहां मेरा एडमिशन हुआ BA हिस्ट्री। फिर वहां से मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैंने कहा फिर कुछ करना ही करना। एक्चुअली स्पेशली माई गोल वॉज UPSC सिविल सर्विस। क्या बात है। जो मुझे आज भी है, बहुत खूब, आज भी है मुझे वही UPSC। बहुत खूब। तो फिर मैंने वहां बियॉन्ड हिस्ट्री किया, 2005 to 8 फर्स्ट डिवीजन। फिर मैंने 2008 to 9 B.Ed किया, 2009 to 11 मैंने मास्टर्स किया हिंदू कॉलेज से, फर्स्ट डिवीजन। फिर उसके बाद मैंने सोचा अब UPSC तैयारी करने से अच्छा अगर मेरा पहले फाइनेंशियली कंडीशन सॉल्व हो जाए, थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाए, उसके बाद कर सकते हैं। बहुत तो फिर उसी समय मेरा JRF क्वालिफाई हुआ। अरे क्या बात है। जब मेरा जूनियर रिसर्च फेलोशिप आया तो फिर मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि यू आर एलिजिबल राइट नाउ इन MPhil, आप MPhil में एडमिशन ले लो तो आपको JRF पर मंथ 16,000 मिलेगा। तो मैंने कहा मैं भी फिर दूसरे के ऊपर जो डिपेंड है, पेरेंट्स से पैसा लेना, फादर से, तो वो भी फिर खत्म हो जाएगा कहानी। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे आप अगर इस तरह से हासिल हो जाता है। हाँ। फिर मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, मेरा 2 जगह एडमिशन हुआ था MPhil में, DU में भी JNU में भी। मगर फ्रेंड्स ने सजेशन किया JNU इज बेटर फॉर DU, आप JNU जाओ। फिर मैंने JNU में MPhil में एडमिशन लिया 2011 से 13। फिर मेरा MPhil हो गया, जिसमें मेरा टॉपिक है, मेरा अपना रीजनल हिस्ट्री पे ही काम है। अच्छा, ठीक। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटी इन कश्मीर, 1586-1605। उसमें मैंने अकबर पे काम किया कि अकबर ने कश्मीर को किस तरह एनेक्स किया, और अकबर से पहले कश्मीर का रिजीम, खासकर यूसुफ शाही चक, उसका रिजीम कैसा था, और मुगलों के आने से कश्मीर में कैसे बदलाव आए, उस पर मैंने काम किया। फिर जब MPhil खत्म हुआ, MPhil के बाद मैंने PhD में मेरा एडमिशन हो गया। क्या बात है। 6 जनवरी 2014। तो फाइनली जब मैंने PhD में एनरोल किया तो मेरा PhD में भी टॉपिक था, सेम था, मगर रूलर चेंज हो गए। अकबर 1586 to 1605, और मेरा PhD का टॉपिक में आया जहांगीर एंड शाहजहां, जिसको आप आज भी जानते हैं। जहांगीर को खासकर कश्मीर के लिए स्पेशली जाना जाता है, और शाहजहां को इसलिए जाना जाता है, जो आपकी ये जामा मस्जिद है वो शाहजहां की ही द्वारा तामीर की गई, उस पर भी मेरा काम है। उस पर भी मेरा काम है। और जहांगीर को इसलिए जाना जाता है, जो आपका पूरा मुगल गार्डन है, ये जहांगीर ने ही कश्मीर में कंस्ट्रक्ट करवाया, स्पेशली
अपने लिए, क्योंकि जहांगीर ऐसा मुगल रूलर था जिसने पूरा ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ कश्मीर में 7 बार विजिट किया है। जी, मेरे हाथ में वही डिग्री है जो आपको अवार्ड हुई है, जो आपने रिसर्च किया है। मेरे ख्याल से हम ये नाज़रीन को दिखाना चाहेंगे जी, बहुत खूब कि इसके लिए आपने कितनी जद्दोजहद की, कितनी मेहनत की। मुगल पीरियड को आपने स्टडी किया, हमारे यहाँ कश्मीर में जो दौर रहा इस हवाले से आपने स्टडी किया। जाहिर सी बात है आपने कई सारे लोगों से हेल्प ली होगी इस हवाले से, क्योंकि जो रिसर्च है वो आसान नहीं रहता। आपने आला तालीम हासिल की, उसके बाद जो रिसर्च करना है मैंने किसी एक ख़ास मौजू के तहत, वो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है उस मौजू के तहत फिर काम करना। इसमें कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए हों रिसर्च के दौरान? देखिए, चैलेंजेस तो बहुत है, रिसर्च करना आसान नहीं है, क्योंकि खासकर आपको पीएचडी भी मिलना इतनी आसान नहीं है, वो भी एक ऐसे रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जिसका इंडिया में फर्स्ट रैंक चल रहा है, यकीनन, और एशिया में भी उसका फर्स्ट है जी। तो आपको पीएचडी को अचीव करने के लिए बहुत टू मच स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो उसके लिए तो मैंने बहुत सारे लोगों से हेल्प लिया है, जैसे लाइक मेरे जो सुपरवाइजर थे एमफिल में प्रोफेसर नजफ हैदर साहब, अच्छा, उन्होंने काफी हेल्प किया। पीएचडी में मेरे जो प्रोफेसर हीरामन तिवारी सर थे, उन्होंने टू मच कोऑपरेट किया। प्लस कश्मीर यूनिवर्सिटी का भी लाइब्रेरी को मैंने यूज किया है टू मच। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का यूज किया है। इंडियन काउंसिल हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR उसका यूज किया है, और 3 मूर्ति लाइब्रेरी का यूज किया है। रामपुर लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश का यूज किया है। खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना का यूज किया है। क्या बात, आप तो पूरे हिंदुस्तान घुमाए हैं इस रिसर्च के लाइब्रेरी जी, क्या बात है, और इतने नाम वो भी जुबान पर जुबान, यकीनन, तभी तो मिलेगा ना पीएचडी इज अचीवमेंट, ये एक डॉक्टरेट है। डॉक्टरेट मिलना आसान नहीं है, वो भी यूजीसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। बिल्कुल, तो तभी तो वैलिड मानी जाएगी ना डिग्री। और खासकर जेएनयू वो इंस्टीट्यूशन है जो आपको तब तक रिसर्च नहीं देगा, वो ऑथेंटिक उनकी रिसर्च होनी चाहिए। क्या आपने कट कॉपी पेस्ट तो नहीं किया, आपको प्लेजरिज्म दिखाना पड़ेगा, बार बार दिखाना पड़ेगा, तब जाके जब आपका फाइनल पीरियड आएगा तभी आप अपना पीएचडी सबमिट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं मिल सकता। बिल्कुल, क्या बात है। इंसान की जिंदगी में इन चीजों में जिस तरीके से आपने ये सफर कम वक्त में हमारे साथ शेयर किया, इस बारे में बहुत ही जल्दी में बोला, और नाजरीन को या कहने सुनने में या हमें बोलने में ये लगता होगा कि ये सफ़र शायद इतना आसान था। पीएचडी से पहले भी ये सफ़र बहुत गहराई से रहा होगा, और पीएचडी के बाद भी ये सफ़र बहुत गहराई से जा रहा है। उसके बाद पीएचडी जैसे ही कंप्लीट किया, फिर किस तरह से आपने मसरूफियात आगे रखी अपनी, और क्या क्या सोच के चले कि मुझे इन इक़दामात पे चलना है और इसके बाद इंशाल्लाह यूपीएससी में भी जाना है? देखिए, इफ डोंट माइंड, मैं समझता इट माई सेल्फ, इट इज माई ओपिनियन, मैं ठीक है, आई एम ए विजुअली इम्पेयर्ड बट आई डू नॉट फील राइट नाउ। मैं समझता आई एम ए मोर इंटेलिजेंट। अरे क्या बात है, यही खासियत है, यही खासियत है आपकी। तभी तो मैंने आगाज में ही कहा कि इन्होंने ऐसा कुछ अचीव किया है जो अभी तक हम जिसका ख्वाब ही देख रहे हैं। जब मैं पीएचडी कर ही रहा था तो मेरा अपॉइंट हुआ था एज अ, शायद आपने सुना होगा, जवाहर नवोदय विद्यालय, एज अ लेक्चरर। मैं पोस्टिंग था गुरुग्राम हरियाणा। फिर मैंने उसको 2017 में छोड़ा, फिर मैंने केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन किया एज अ लेक्चरर, जहां पे KVJNU न्यू दिल्ली इंडिया, जहां मैं अभी भी हूँ, अभी भी आप काम कर रहे हैं जी? हाँ, काम कर रहा हूँ जी जी। क्या तो बात है। उसके अलावा अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मेरा असली मेन अचीव है इंडियन सिविल सर्विस। अच्छा, मैंने इंडियन सिविल सर्विस अभी तक 5 अटेम्प्ट दिए हैं। अच्छा, 2017 का अटेम्प्ट दिया जिसमें प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था, 18 का दिया जिसमें प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, 19 का दिया जिसमें प्री क्वालिफाई हुआ, मेंस भी लिखा था। क्या बात है। और 20 का नहीं इसलिए दिया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पैंडेमिक, पैंडेमिक की वजह से मैं नहीं दे पाया। 21 का दिया जिसमें प्री क्वालिफाई हुआ, मेंस लिखा था। वो सिर्फ इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए 11 नंबर का फर्क रह गया। फिर 22 का भी प्री लिखा था, मेंस हुआ था। और 23, 24 इसलिए नहीं लिखा, पीएचडी में बिजी हो गया। तो इंशाल्लाह अभी मेरे पास 2 अटेम्प्ट है, 25, 26। इसमें मैं सोच रहा हूँ अगर जोर लग जाए तो, अगर आप लोगों का दुआ रहे, प्रेयर है, तो मैं भी
जी तब बनेगा। डॉक्टर इसहाक कुछ साहब, करते हैं। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ है। हम तो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको इस नेक मकसद में कामयाब करें आमीन। और फिर एक मर्तबा फिर से हम आपका इंटरव्यू करें, तब जब आप इंशाल्लाह यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे। खैर, बातचीत के सिलसिले को हम इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम रुकते हैं एक वक्फे के लिए। नाज़रीन मोहतरम, हम रुकते हैं कमर्शियल ब्रेक के लिए और हम जल्द हाजिर होंगे। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। I have a dedicated relationship manager for personalized banking. आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? मुझे बिना कोई लॉन्ग प्रोसेस के आसानी से होम लोन मिल गया। आप जानते हैं मेरा बैंक कौन है? मैंने बिना बैंक विजिट किए सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लिया। आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? आप जानते हैं इन सबका बैंक कौन है? SBI। जब मिलेगी सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग, तब शान से आगे बढ़ेगा इंडिया। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। नाज़रीन मोहतरम, फिर एक और मरतबा इस्तकबाल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के और आज जो मेहमान हमारे स्टूडियो की जीनत बढ़ा रहे हैं, एक ख़ास मेहमान है जिनका नाम है डॉक्टर इसहाक अहमद मागरे साहब। एक रिसर्चर हैं, PhD स्कॉलर हैं और इनके साथ जो गुफ्तगू है, सिलसिला कलाम है, वो जारी है। पर उससे पहले हम आप तक पहुँचाते हैं अखबारात की सुर्खियाँ। शुरू करते हैं एक उर्दू रोज़नामे से। मेरे हाथ में एक उर्दू रोज़नामा है। अखबार अपनी शहद सुर्खी बनाते हुए लिखता है, मैंने हिंदू या मुसलमान नहीं कहा, बल्कि गरीब खानदानों के बारे में बात की। हिंदू मुस्लिम करना शुरू करूंगा तो मैं अवामी जिंदगी के लायक नहीं रहूंगा, मोदी। जी इकरा। मकामी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास और इस अखबार में ये अहम सुर्खी शाया हुई है, अमित शाह अराइविंग इन श्रीनगर टुडे, सिक्योरिटी रिव्यू मीट, इंटरैक्शंस विद डेलीगेशंस ऑन कार्ड्स। जी, एक अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में। अखबार लिखता है, एक्सेस टू सेफ एडुकेट ड्रिंकिंग वाटर फॉर एवरी सिटीजन इज माई कमिटमेंट, LG सेज गवर्नमेंट टेकिंग इफेक्टिव एक्शन टू एंश्योर वाटर सिक्योरिटी इन J&K। जी इकरा। मकामी उर्दू रोजनामे से ये अहम खबर सुनिएगा, 7 साल कबल नाफिज की गई फ्री ड्रग पॉलिसी का इतलाक कहाँ? शुमाल और जुनूब के अस्पतालों और दीगर तिबी मराकज में दरकार 70% अद्वियात मौजूद नहीं, रिपोर्ट। जी, एक उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में हज के हवाले से खबर लिखता है। पहले सफ़े पर रकम तराजू कर अखबार लिखता है, जिला तरक्याती कमिश्नर ने सांबा से 32 आज़मीन हज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हज से मुझे ये चीज़ याद आई, हमारे काफ़ी सारे दोस्त हज पर गए हुए हैं और काफ़ी सारे अहबाब भी हैं। उसके साथ साथ एक हमारी खास व्यूवर रिफत जान भी हज पर हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके हज को कबूल करे। और उसके साथ साथ वो भी हमारे प्रोग्राम के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए ज़रूर दुआ करें कि ये प्रोग्राम दिन ब दिन तरक्की करे। जी आमीन। मेरे पास मकामी अंग्रेजी रोजनामा है और वी द पीपल अनवान के तहत इसमें यह खबर शाया हुई है, वाइल्ड बोर्स पोज थ्रेट नॉट ओनली टू ह्यूमंस बट कॉज मैसिव डिस्ट्रक्शन टू क्रॉप्स एंड लाइवलीहुड ऑफ फार्मर्स इन कश्मीर, hence need attention। एक आखिरी रोजनामा मेरे हाथ में, उर्दू रोजनामा। अखबार लिखता है, वादी की फजाएं सफेदे के दरख्तों से रुई के गाले उड़ने से बुरी तरह मुतासिर, सयाहों के साथ साथ अवाम शदीद हसासियत का शिकार, आम लोग तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। जी, आखिरी रोजनामा मेरे पास बचा है और आप जानते होंगे कि बड़ा ही दिलदोज सड़क हादसा जो पेश आया, इस हवाले से ये खबर शाया हुई है, सांबा, पुंछ, बानिहाल और रामबन में 4 सड़क हादसात, 17 साला तालिबा समेत 5 अफराद की मौत। वाकई हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन तमाम जो अम्बात है इसमें उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता करें और जो उनके लवाहकीन हैं उन्हें सब्र जमील अता करें। आमीन या रब्बल आलमीन। प्रोग्राम के
बाकी हिस्से को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ फरमा हैं डॉक्टर इसहाक अहमद मागरे, जो PhD स्कॉलर है, पोस्ट डॉक कर रहे हैं, इसके अलावा लेक्चरर है, एक मखसूस इदारे में पढ़ा रहे हैं। आइए बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इसहाक साहब, अस वनतो तुई यम सात तुही ये कशीर मंज ऐसियो तुही यम सात सानिया पेश आव कि 15 वुहर ऐसियो तुई तम पत बास्यो तुही कि बिल्कुल दुनिया गई बिल्कुल उल्ट तुहंद खातर रिकॉल ऐसियो तुई वुछान सुबह युत ऐसियो न तुई हेकान वुछित किहिन तन तुही आस जहनस मज ये आमुत कि बह करहा पत ये एजुकेशन येथ कशीर मज कंप्लीट, मगर तुह करू नबरम इंतखाब कि बह गस नबर यह तालीम हासिल करने खातर। अत सा पत खास वजह अस निश तम फैसिलिटीज अवेलेबल कि युस जन कह तुथ शख्स यम जन अस वनान पर्सन विद डिसेबिलिटीज तिम हेकन ये तालीम हासिल करित। देखिए, जब मेरा आईसाइट गया देन आई वाज 15 ईयर ओल्ड जी। तो उस समय 99 उस समय कश्मीर में तो कुछ था ही नहीं, मिलिटेंसी वाज हाईली पीक। तो अगर कश्मीर में मैं पढ़ता भी तो मेरे लिए वो टेक्नोलॉजी ही अवेलेबल नहीं था, ब्रेल सिस्टम नहीं था, स्क्राइब फैसिलिटीज नहीं थी और ऑडियो फैसिलिटीज नहीं था। तो देन इट वाज नॉट पॉसिबल कि मैं कश्मीर में पढ़ता जी। तो फिर उसी के मजबूरी में मुझे कश्मीर छोड़ के दिल्ली या देहरादून रुख करना पड़ा, जहां पर हर फैसिलिटीज अवेलेबल है स्पेशली फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। देहरादून NIVH नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द विजुअली हैंडिकैप्ड, जहां पर हर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। जब मैंने 2001 में वहां पर एडमिशन लिया जी, उस समय जो आज का डिजिटल का दौर है, अगर आप इकरा जी और इशफाक साहब जी जी आज का सिनेरियो उस समय का सिनेरियो इसमें कंपेयर करेंगे तो आज तो पढ़ना बहुत आसान है। अच्छा। आज तो YouTube पे सब अवेलेबल है जी, ऑडियो में सुन सकता है जी। ऑडियो तो छोड़िए, आज तो आपको हर चीज अवेलेबल। अगर आपके पास आज हैंड रिटन मटेरियल भी है जी। अब तो ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी आया है जी, जिसको ज्योति आई रीडर कहते हैं, उसके सामने रखो वो आपको रीड करके सुना देगा। सही बात है। अब तो वो टेक्नोलॉजी इज टू मच फास्ट। अब तो स्मार्ट गिलास आया जिसे विजुअली इम्पेयर्ड खुद चल फिर सकता और देख भी सकता। अरे क्या बात। अब तो बायोनिक आईज भी आया है। तो इस तरह जब इसीलिए उस समय कश्मीर छोड़ना पड़ा, फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, NIVH देहरादून जाना पड़ा। तब जाके मैंने उस समय कैसेट और टेप रिकॉर्डर से पढ़ते थे सुन सुन के। अच्छा। और उससे पढ़ के मैंने फिर 10th में हमको स्कूल की ही तरफ से स्क्राइब मिलता था जी। हम बोलेंगे वो एग्जाम लिखता था और एक इन्विजिलेटर एक कैंडिडेट के सामने बैठेगा, बिल्कुल कहीं इसको स्क्राइब हेल्प तो नहीं कर रहा है। तो फिर इसी तरह से 12th किया। जब ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन में तो टू मच फैसिलिटीज था। अच्छा। तो लैपटॉप है, कंप्यूटर है जिसमें प्रॉपर वे में आपका स्क्रीन रीडर है जी। स्क्रीन रीडर आप जो भी कमांड देंगे आपको स्क्रीन रीडर पढ़ के सुनाएगा। सही बात। उसमें एक सॉफ्टवेयर कर्जुअल है, आप जो भी PDF पढ़ना चाहेंगे आपको PDF पढ़ के सुनाएगा। तो अब तो इतना डिफिकल्टी नहीं है एज फॉर विजुअली इम्पेयर्ड के लिए पढ़ना लिखना, मुझे तो नहीं लगता। मैं तो अब इजीली पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, सब कुछ। मैं पढ़ाई के मामले में मैंने तो PhD भी अपना खुद लिखा, मैंने किसी से भी हेल्प नहीं लिया। बस एक चीज में मैं हेल्प लिया है जो मैं यहाँ पे छुपा नहीं सकता, वो है क्योंकि आई डू नॉट पर्शियन, मुझे फारसी नहीं आती है। अच्छा। मुझे फारसी के लिए स्पेशली एक ट्रांसलेटर रखना पड़ा जो फारसी पढ़ के सुनाता था, मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था और केवल मैं उसको पर पेज 500 रुपीज पे करता था। अच्छा। क्योंकि आपको फारसी एक ट्रांसलेटर मिलना काफी बहुत मुश्किल है। उसके अलावा मेरे एक फ्रेंड थे जो कश्मीर के ही थे जिसका नाम था मिश्ताक। ही इज अ वेल नोन एज अ पर्शियन। अच्छा। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की उसमें। अच्छा ठीक। तो वो पर्शियन अच्छे से जानते हैं, उन्होंने आपकी मदद की। यस, वो भी JNU में थे, उन्होंने पर्शियन में ही JNU से PhD किया। अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सहूलियात के हवाले से हमने बात की,
क्योंकि तब तो आपको रुख करना पड़ा। इस वक्त का सिनेरियो क्या है? जो नए बच्चे आ रहे हैं, क्या आपकी तरफ से उनको हेल्प मिल रही है, और कैसे हालात है अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी के हवाले से कि यहाँ पर वैसी पढ़ाई अब हो सकती है, मुमकिन है हमारे कश्मीर? देखिए, इन कश्मीर में सबसे पहले उसको गवर्नमेंट की सपोर्ट की जरूरत है। जब तक आपको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगा, इज दैट नॉट पॉसिबल। देखिए, NIVH जो है वो कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर रन करता है। ठीक, जो कंप्लीट उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज करता है, तब ये विजुअली इंपेयर्ड पढ़ पाता है। और दिल्ली में आप देखिए, हर यूनिवर्सिटी चाहे JNU है, JNU में विजुअली इंपेयर्ड को स्पेशली फॉर ग्रांट, अगर उसका GRF भी नहीं होगा, नेट भी नहीं होगा, अगर वो BA में भी जाएगा, MA में भी जाएगा, तब भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्पेशली फॉर ग्रांट पर मंथ उसको 7,000 रुपीज देता है पढ़ने लिखने के लिए। कश्मीर में देखिए पॉसिबल है, अब तो कश्मीर में पीस है, स्टेबिलिटी है। इज दैट पॉसिबल? श्रीनगर में अगर सरकार चाहे तो एक विजुअली इंपेयर्ड स्कूल एस्टेब्लिश हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर 2, आप खुद ही देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन हो या सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो या कश्मीर यूनिवर्सिटी हो, ये आज भी जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, चाहे वो PhD किए हैं, जो डिजर्व करते हैं, आज भी उनको वो रिक्रूट नहीं कर रहे हैं। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, इशफाक साहब और इकरा जी, मैं 2023 अच्छा अगस्त 2023 में प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन आलोक कुमार सर की ब्याह पर वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी से मिला था। मैंने उनको अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, मैम आई एम ए PhD स्कॉलर, अब मेरा PhD अवार्ड है, मैं अब कश्मीर वापस आना चाहता हूँ, काइंडली गिव मी अपॉर्चुनिटीज एंड आई विल टीच टू कश्मीर यूनिवर्सिटी। अच्छा, मतलब आप चाहते थे कि आप कश्मीर यूनिवर्सिटी में आए? हाँ, एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो उन्होंने उस समय आश्वासन दिया, ठीक है। फिर मैंने अक्टूबर में वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी से दोबारा मीट किया। अच्छा। उनको मैंने दोबारा रिप्रेजेंटेशन दिया, तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर जब दिसंबर में ये रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट करते हैं 334 पोस्ट, उसमें कोई रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अच्छा, कुछ भी नहीं। PWDs है ही नहीं। राइट विद पर्सनल डिसेबिलिटी एक्ट जो 2016 साफ कहता है कि हर इंस्टीट्यूशन को अपना PWD को राइट देना चाहिए। जैसे कैटेगरी A में विजुअली इंपेयर्ड है, कैटेगरी B में ऑर्थो है, कैटेगरी C, कैटेगरी D, कैटेगरी E, 5 कैटेगरीज में PWD डिवाइड है। और कश्मीर यूनिवर्सिटी में फिजिकली चैलेंज्ड है, मगर वो फिजिकली चैलेंज चाहे वो पांव से है चाहे वो हाथ से है, उनको है। मगर अभी तक जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, पिछले 77 ईयर्स में किसी भी विजुअली इंपेयर्ड को अपॉइंट नहीं किया गया। तो इसी के सिलसिले में उसके बाद में फेब 1924 रजिस्ट्रार साहब से मिला, नसीर इकबाल साहब। उन्होंने बहुत अच्छा कॉपरेट किया, उन्होंने कहा हम करेंगे, तो मगर उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से यही मैसेज देना चाहता हूं, अब ये केस कुछ दिन में हाई कोर्ट में जाने वाला है। अब हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगा। जहां पर आपने अपनी बात रखी है कि इस तरह से जो ऐसे अशखास हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन होनी चाहिए, हर किसी के लिए जस्टिस। इंडिया है जो इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन साफ क्या था, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें साफ लिखा गया है जस्टिस, इक्वालिटी, सोशल एंड डेमोक्रेसी, हर किसी को देना है जस्टिस। आर्टिकल 41 में साफ लिखा है पर्सन विद डिसेबिलिटी, चाहे वो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, और हर इंस्टीट्यूशन को अपना राइट क्रिएट करना है। मगर कश्मीर अगर देखा जाए आज भी इन मामलों में कहीं न कहीं बहुत पीछे हट रहा है, खासकर विजुअली इंपेयर्ड को लेकर बहुत पीछे हट रहा है। तो सरकार का भी इतना सपोर्ट पिछले 77 इयर्स में नहीं रहा है। अब उम्मीद करते हैं जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ है, अब तो डायरेक्ट यूनियन के लॉज इंप्लीमेंट है, तो उसके बावजूद भी पिछले 5 साल जितने भी रिक्रूटमेंट हुए हैं अभी तक भी इम्प्लीमेंटेड नहीं है। मैं आपको अपना एग्जांपल दे रहा हूं। 2016 में मैंने कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए ट्राई किया था, और मैंने फॉर्म भी भरा, एडमिट कार्ड भी आया। जब मैं सेंटर पे पहुंचा, सेंटर वालों ने कहा यू आर नॉट एलिजिबल। अच्छा। मैंने कहा क्यों?
कह रहा यू आर बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड बिकॉज हम आपको स्क्राइब अलाउ नहीं कर सकते। मतलब आपको स्क्राइब नहीं दे सकते थे? नहीं। मैंने कहा ये तो कोई रूल नहीं है। कह रहा रूल है। तो फिर उसके लिए भी मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन में केस किया था। तो आप कह सकते हैं अभी भी कश्मीर जो है, अब मैं ये क्रिटिक नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्टिस की बात कर रहा हूँ। कश्मीर इज सो नाइस, कश्मीर इज ब्यूटीफुल प्लेस, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो बुनियादी सहूलत होनी चाहिए वो नहीं है। नहीं, सबके लिए है। एवरी चाहे नॉर्मल पर्सन है जो फिजिकली चैलेंज्ड है एक्सेप्ट फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, सबके लिए है। मगर विजुअली इम्पेयर्ड के लिए कोई फैसिलिटीज नहीं है, अभी भी नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि कश्मीरी सोसाइटी को बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर साहब, आप ख्यालात बहुत अच्छे रखते हैं और बदलाव के बारे में इंशाल्लाह आगे भी आपसे बात करेंगे, पर यहाँ पर एक और वक्फे के लिए रुकना पड़ेगा आपकी इजाजत से। नाज़रीन मोहतरम, एक और वक्फे के लिए रुकते हैं और मेहमान से जो सिलसिला कलाम है वो जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट दिल से बना। एक और मरतबा इस्तकबाल, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। आपको बताता चलूं कि आज के जो खास मेहमान हमारे साथ तशरीफ फरमा है, आंखों की बीनाई से महरूम होने के बावजूद भी एक PhD स्कॉलर हैं और उसके साथ साथ एक मुदर्रिस भी है, यानी दरस व तदरीस के अमल से भी इनकी वाबस्तगी है, जिनका नाम है डॉक्टर इसहाक अहमद मागरी साहब। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि इन हालात के दरमियान जो सहूलियत दस्तयाब है नहीं और जो होनी चाहिए थी उन अशखास के लिए जिनके साथ ये ऐसे मामले पेश हों और उससे एक जस्टिस हो। पर मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, ये सब होने के बावजूद भी आपने जो ये टेस्ट है ये पास किया, आपने करके दिखाया कि आप एक PhD स्कॉलर बन सकते हैं और बन गए माशाल्लाह। क्या कुछ चेंजेस चाहते हैं? क्या कुछ आप चाहते हैं कि सोसाइटी में ऐसा होना चाहिए, अपने आस पड़ोस में माहौल में ऐसा होना चाहिए कि सबके लिए इक्वल राइट बन जाए, ऐसे अशखास के लिए जो भी डिसेबिलिटी से हो, वाबस्तगी इनसे इस चीज़ के साथ हो, फिर उनके साथ जस्टिस हो और उनको इक्वल राइट्स मिले? क्या कुछ चेंज चाहते हैं? देखिए, चेंज जो है, चेंज हम और आप ही ला सकते हैं जी। सबसे बड़ा चेंज ये है कि इंक्लूसिव एजुकेशन, क्योंकि जो एजुकेशन है वो सबके लिए आना चाहिए। अगर देखे लाइक अगर यहाँ 1st से 12th तक स्कूल है, सबसे पहले वहीं से शुरुआत करनी चाहिए रिजर्वेशन की। अगर PWD है तो एक सीट क्रिएट होना चाहिए। तो अगर वहीं से अगर देखिए, अगर आप किसी पर्सन को फाउंडेशन स्टोन से ही शुरुआत करेंगे तो फिर उसके साथ लोग फैमिलियर होते जाते हैं। जैसे लाइक एज कश्मीर में वो कॉन्सेप्ट अभी नहीं है। आप बाहर जाएंगे, बाहर क्या होता है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंटीग्रेटेड लाइक एज अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड है, कोई भी PWD है, उसको बचपन से ही नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है। अच्छा। इसीलिए नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है ताकि एक जो नॉर्मल बच्चा है उसको देख देख के सीख जाए, उसकी कैसे हेल्प करें और उसके प्रति जो सोच है वो कैसे चेंज हो और उस सोसाइटी में उसको बराबरी का दर्जा, एक्सेप्टेंस मिले, क्योंकि इसकी शुरुआत शुरू से ही करनी पड़ेगी। देखिए, मैं नहीं मानता हूं कि कश्मीरी सोसाइटी खराब है, क्योंकि कश्मीर में इस तरह के केसेस ही नहीं है। अगर है भी कोई विजुअली इम्पेयर्ड, उसको बेचारे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सपोर्ट करने के बजाय उसको कहते हैं नहीं बेटा घर पे ही बैठो, आप कुछ नहीं करोगे, सुबह शाम 5 टाइम नमाज पढ़ो, खुदा की इबादत करो, वही आपके लिए सब कुछ है। मगर ये मैं नहीं मानता, क्योंकि अगर किसी के घर में भी कोई भी डिफरेंटली एबल है, चाहे वो किसी के चाहे हाथ से है, पांव से है, आई से है, उसको सपोर्ट करने की जरूरत है, उसको पढ़ाने की जरूरत है। सोसाइटी उसको सिंपैथी के बजाय सिंपैथी मत दिखा, एम्पैथी दिखा। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। यस, अपने आप को महसूस करें उस जगह पर आकर, ये नहीं कि आप उनके साथ हमदर्दी का इजहार, हमदर्दी मत देगा। मैं तो कहता हूं इकरा जी और इशफाक जी मुझे हमदर्दी न दिखाए, मुझे एम्पैथी दिखाए। एम्पैथी मतलब कि आप भी हमारे बराबर है, यू आर इक्वल टू अस। कोई शक नहीं है ना, कोई शक नहीं। देखिए,
आप फिजिकली फिट हो, यू आर फिजिकली फिट, बट आई एम ऑल्सो फिजिकली फिट। माशाल्लाह। आई एक्सेप्ट दैट आई एम अनेबल दैट सी, मगर ये मेरे हाथ में नहीं था, ये खुदा के हाथ में। ये खुदा जो करता है वो बेहतर करता है। और आपको मैं एक और कुरान का एग्जाम्पल देता हूँ। कुरान शरीफ में साफ लिखा है कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब के एक सहाबी थे जिसका नाम था हजरत उम्मत बिन मकतूल जी, जो खुद विजुअली इम्पेयर्ड थे। वो एक दिन प्रॉफिट मोहम्मद साहब के पास आए, मुझे कुछ कुरान का बताओ। उन्होंने उनको प्रॉपर वे में बताया कि आप मुझसे भी जीनियस हैं, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप मेरे से ज्यादा लोगों को ये इल्म पहुंचा दोगे। तो इसका मतलब इस्लाम की शुरुआत से ही प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने तो ये डिनाई किया नहीं। तो वही तो मैं कह रहा हूं, आज की सोसाइटी इसको डिनाई कर रही है। कहीं न कहीं ये इसका कसूर सिर्फ ये है कि अवेयरनेस नहीं होना, क्योंकि हमें सोसाइटी में अवेयरनेस चाहिए। और खासकर जिसके भी घर में कोई भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, बच्चा है, उसको सिंपैथी मत करे, उसको आगे बढ़ाए, उसको इनकरेज करे, उसको मोटिवेशन करे, उसको कहे कि यू कैन डू एवरीथिंग, और बजाय उसको कहते नहीं बेटा तुम घर पे बैठो, जरूरत नहीं है कि तुम पढ़ो, इससे बेहतर है कि तुम वहाँ कुछ कर ही नहीं सकते। जी, कुछ नहीं, हम सपोर्ट नहीं करते, हम डिमोटिवेट ही करते हैं। यस, मोटिवेशन के बजाय डिमोटिवेट करते हैं। अच्छा, इसहाक साहब मे वन तो चूंकि यम सात तुह पढ़नस लेखनस सत आवर आसान, चूंकि रिसर्च करन सहल आसान कि अत खतर मेहनत पेवान कर, यपर तुह पढ़नावान ते, मगर पत यम सात जिंदगी मज दोहस मज कह वक्त सो जन सिर्फ पनुन पर सिर्फ पनुन हक तथ मज क्या करान, फ्री टाइमस मज क्या करान? बस फ्री टाइम में तो अपने आप को देखिए इकरा जी, इशफाक साहब, मैं अपने आप को फ्री रखने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा यही काम है। मैं ज्यादातर सुबह में अपना ड्यूटी जाता हूँ जी, 7 से 1:40, तो मैं बहुत बिजी रहता हूँ। मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, पढ़ाने का कोशिश भी अच्छा करता हूँ, बहुत अच्छी बात, ताकि अच्छी कंट्रीब्यूशन हो एजुकेशन में। उसके बाद मैं 2 बजे आता हूँ और 2 से 4 बस सो जाता हूँ 5 बजे। फिर 5 बजे निकलता हूँ मैं जिम करने के लिए थोड़ा। अच्छा, हाँ, तो फिर खाना खा लेता हूँ, फिर दोबारा सोता हूँ 9 से 12, फिर सुबह 12 से सुबह 6 तक अपना पढ़ाई करता हूँ। अच्छा। क्योंकि मैंने कहा ना, मेरा एक ही गोल है, इंडियन सिविल सर्विस। अच्छा, गोल के हवाले से तो हमने सुना, लेकिन हॉबीज क्या है, इंटरेस्ट क्या है? आप इंटरेस्ट मेरा यही है कि एक तो मैं बस घूमना फिरना, रनिंग करना। अच्छा, थोड़ा गाने सुनता हूँ। गाना गाते भी है? नहीं, गाता तो नहीं, गाते नहीं, ऐसा कैसे मुमकिन है? आप सुनते और गुनगुनाते ना हो? नहीं, गुनगुनाते तो नहीं, गाता भी नहीं हूँ, बस गाने थोड़ा सुनता हूँ। और गाने के मैं ज्यादा नॉवल पढ़ने में इंटरेस्टेड हूँ। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एक स्टोरी पढ़ना, खासकर मैं ज्यादा वो स्टोरी सुनता हूँ जो मोटिवेशनल होती है। अच्छा, मोटिवेशनल स्टोरी को मैं ज्यादा सुनना पसंद करता हूँ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। क्योंकि मैं आज तक लाइफ में कभी डिसअपॉइंट नहीं हुआ, न मैं होना चाहता। क्या बात है। डिजिटल वर्ल्ड के हवाले से एक सवाल था मेरे जहन में, चूंकि आपने अभी खुद इस बारे में बात की, हमारे पास ऐसी एप्स है जो PDF को पढ़ सकते हैं, स्क्रीन को रीड कर सकते हैं, टॉकबैक हमारे पास है, असिस्टेंट्स हमारे पास हैं। क्या कुछ और चाहते हैं, या फिर इतना काफ़ी है एक ऐसे PW शख्स के लिए टेक्नोलॉजी में ये चीज़ें होना, या भी और भी कुछ आप चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए थी जिससे सहूलियत और ज़्यादा आसान है? देखिए इशफाक साहब, टेक्नोलॉजी इज राइट नाउ टू मच फास्ट। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है, मेन प्रॉब्लम है फाइनेंशियल इश्यूज। अब ऐसी एक स्टिक आई है जो डायरेक्ट GPS से कनेक्टेड है। आप जहां जहां जाओगे आपको सब कुछ बताता जाएगा। तो इस समय टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है, डिजिटल, इस समय दुनिया जो है वो डिजिटल वर्ल्ड पे ही चल रहा है। विथआउट डिजिटल ही नहीं चल। जैसे लाइक मेरे पास फोन है, एप्पल फोन, मैं उसको अच्छे से स्मूथली रन करता हूं, मैं किसी की हेल्प नहीं लेता। सब कुछ, चाहे व्हाट्सएप पर लिखना है, मैसेज टाइप करना है, तो सीरी से ऑपरेट करते हैं। सीरी है, एप्पल में सीरी होता है, एंड्रॉयड में टॉकबैक होता है। तो हर किसी का अपना अपना चॉइस है। जिसके पास जितनी फाइनेंशियल पोजीशन है
उस हिसाब से वो अपना टेक्नोलॉजी यूज करेगा। अभी एक स्मार्ट गिलास आया है जिसका कीमत 5 लाख है। तो अगर आप जैसे अगर कोई पीडब्ल्यूडी उसको परचेज करना चाहता है, दिल्ली में इजीली अवेलेबल है। वो स्मार्ट गिलास आपको सब कुछ बताएगा, आपके सामने कौन बैठा है, इसने कैसे कपड़े पहने हैं, इसका कलर कैसा है, तो इसकी एक्टिविटीज कैसी है, तो वो सब आपको रीड करेगा। टेक्नोलॉजी टू मच फास्ट है, डिजिटली है। इस समय मुझे नहीं लगता कि कोई भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होगा, चाहे वो विजुअली इंपेयर्ड होगा, प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आपको मोटिवेट करना है, क्या बात, उसको आगे बढ़ाना है, क्या बात, सिंपैथी नहीं देनी है, एम्पैथी करना है। और खासकर अपना जो हक है हर जगह, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, आईएएस हो, उसको देना है, उसका हक नहीं मारना है। वही मेरा एक्चुअली मेन इंटेंशन है। कुछ मिनट्स हमारे प्रोग्राम में बचे हैं, क्या कुछ ऐसे लोगों के लिए कहना चाहेंगे जो इस मामले से जूझ रहे हैं, वो अगर कहीं ना कहीं हिम्मत हारे या ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे पास ऐसे चैलेंज आएंगे तो मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर सकता या नहीं करूंगा, खुद को खुद ही मोटिवेट करने के लिए जद्दोजहद में है इस वक्त, जद्दोजहद में और आगे बढ़ा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं वो मकाम जो वो चाहते हैं? देखिए, मैं सिर्फ पीडब्ल्यूडी के लिए नहीं, मैं एवरीवन के लिए मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ। एक एजुकेशन एक पर्सन के लिए ऐसा एक वेपन है, ऐसा एक वेपन है जो मरते दम तक उसके साथ रहेगा। अगर वो अच्छी सी एजुकेशन लेगा तो एक अच्छी एजुकेशन पर वो सबसे पहले एक अच्छी एजुकेशन से एक अच्छा इंसान बनता है। अच्छा इंसान बनता है तो एक अच्छा सिविलाइजेशन क्रिएट करता है, और ह्यूमन बीइंग उसके अंदर अल्टीमेट आता है। जब ह्यूमन बीइंग आता है तो उसको फिर जॉब की कोई डिफिकल्टी नहीं आती है। तो इस तरह सोसाइटी में डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, पढ़ाई अवेलेबल है। अब तो टेक्स्ट बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं है। इस समय अगर आपका सबसे बड़ा नॉलेज है तो गूगल है, गूगल पे डालो वो आपको नॉलेज देता है। मैं तो वही करता हूँ, मैं तो आज तक कोई टेक्स्ट बुक नहीं खरीदा। गूगल पे सर्च किया, एनसीईआरटी आ गया, ऑडियो आ गया, यूट्यूब पे सर्च किया तो वीडियो आ गया। आपका प्रोग्राम मुझे कैसे पता चला? मैंने यूट्यूब पे डाला, गुड मॉर्निंग जेएंड के आया, और मैं देखता रहता हूँ। तो मैं तो 100% ये बता रहा हूँ, मैं सबसे ज्यादा, अगर इफ डोंट माइंड इशफाक साहब, अगर आप मानोगे तो मैं इकरा जी का बहुत फैन हूँ। क्या बात है, मेरे लिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एडिटर है जिसने सबसे पहले मेरा पीएचडी समिट होते ही कश्मीर लाइफ में। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये तो मतलब जब आप जैसे होनहार और काबिल अशखास हमारे समाज में कुछ अच्छा करते हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें एप्रिसिएशन हम सबको करनी चाहिए, हम सबको आगे आना चाहिए उनकी एप्रिसिएशन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा प्रोग्राम में जाते जाते आपसे, वो ये कि जिंदगी में कभी मायूस हुए? जिंदगी में मायूस तो अभी तक तो नहीं हुआ, न होना चाहता हूँ। लाइफ अकेली है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैरिज हो, नो प्रॉब्लम, होगी तो अच्छी बात, नहीं भी होगी अच्छी बात। जिंदगी में मैं समझता हूँ सबसे बड़ा सुख है एक चैन। अगर आपको हैप्पी रहोगे, सुखी रहोगे, तो सबसे बड़ा अच्छा चीज वही है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत चॉइस है या नेचुरल है? ये सुखी रहना चॉइस तो नहीं है, ये नेचुरल है भी है, चॉइस भी है। मगर मैं तो मानता हूँ ये तो नेचुरल है। खुद को मोटिवेट करने के लिए क्या करते हैं? खुद को मोटिवेट करने के लिए मैं तो पहले आपको बोला, मैं तो YouTube पे वीडियो देखता हूँ, दोस्तों से बात करता हूँ, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं मैं उनसे बहुत अच्छे से ट्रीट करता हूँ ताकि वो भी मेरे साथ अच्छे ट्रीट करें। एक्चुअली जस्ट लाइक आई एम ए सोशल पर्सन, मैं सोशल हूँ, मैं सबके साथ अच्छे से उठता हूँ, बैठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ। जो भी लोग आते हैं मैं उनको, राइट नाउ आई एम ए फाइनेंशियली सो वेल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे जो भी मदद मांगता है मैं मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसी में खुश हूँ। जी जी, आपकी ये बातें हम सब के लिए सबक है, नसीहत आमोज बातें आपने हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप आज हमारे इस प्रोग्राम में आए और इस प्रोग्राम की जीनत बढ़ाई, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और इतनी खूबसूरत बातें करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, ये खूबसूरत नसीहतें देने के लिए। और इंशाल्लाह जैसा कि आपने कहा कि यूपीएससी आपका गोल है, हम तो यही दुआ करते हैं कि आप उसको क्वालिफाई करें और फिर
एक मर्तबा फिर से हम आपको इस प्रोग्राम में दावत दें। श्योर, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में, आप बराबर 9 बजे तक बने रहे और इतनी खूबसूरत बातें की। थैंक यू सो मच, थैंक यू। शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम जानते हैं कि आपने टीवी सेट ऐसे ही नहीं छोड़ा होगा और बाकी काम करने चले गए होंगे। हमें उम्मीद है कि आपने बराबर ये प्रोग्राम अभी तक देखा होगा, और न सिर्फ टीवी स्क्रीन पर बल्कि जो यूट्यूब आपके पास अवेलेबल है, इसमें भी लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आप बराबर 9 बजे तक देखते हैं और साथ में इस वक्त कमेंट्स भी करते हैं। और बहुत सारे नाज़रीन है ना, फिर हमारी नजर कैसे होती है, जैसे मैंने अभी रिफत जान की बात की, और बाकी सारे काफी नाज़रीन भी जिनके नाम अब हमारी जुबान पे है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये प्यार ही है जो उन्हें हमसे जोड़े रखता है, हम सबसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। हम आज लेते हैं रुखसत इस वादे के साथ कि कल फिर से इंशाल्लाह लेकर आएंगे आप ही का मनपसंद प्रोग्राम, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे.एन.के।